संभल का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार चर्चा शनिवार को वहां बंद मिले मंदिर को लेकर हो रही है, जिसके बाद भी सियासत गर्मा गई है। संभल में 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला है। मंदिर को खोलने के साथ सियासत भी तेज हो गई है। पुलिस प्रशासन की टीम ने साफ सफाई करवाई है। मंदिर में स्थानीय लोगों ने पूजा पाठ किया है। संभल मंदिर पर सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला। सीएम योगी ने पूछा, 46 साल पहले दंगाइयों ने मंदिर को बंद किया, दंगाइयों की करतूत पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वहीं संभल मुद्दे पर संभल सांसद वर्ग ने संसद में सरकार को घेरा है। उन्होंने अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुस्लिमों का हक छीनने का आरोप लगाया। देखिए हमारी रिपोर्ट। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी है। गली से अवैध निर्माण हटाया गया। यहाँ लोगों ने गली के भीतर नालियों पर अवैध कब्जा कर चबूतरे बनवा लिए थे, जिन्हें तोड़कर गली को चौड़ा किया जा रहा है। संभल में शनिवार को प्राचीन मंदिर मिलने के बाद से सियासत तेज हो गई है। ये मंदिर पिछले 46 साल से बंद था। सीएम योगी ने पूछा है कि संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बनवा दिया? संभल में जिन्होंने ऐसे हालात बनाए, उन दंगाइयों पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी क्या? सीएम योगी ने दंगा करने वालों और दंगे की साजिश करने वालों को फाइनल अल्टीमेटम देते हुए कहा कि दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। दंगे फसाद की बात करते हो, क्या बात करते हो भाई? मैंने कहा ये हम लोग हैं और दंगा फसाद कैसे कंट्रोल किया जाता है हम लोग जानते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार खुद को समाजवादी कहती है, वो बकिंघम की बग्घी में बैठकर गौरवान्वित महसूस करती है। सरकार अपने को समाजवादी कहती थी, लेकिन बकिंघम की बग्घी में बैठ करके अपने को गौरवान्वित महसूस करती थी। यह स्थिति थी यूपी की, और ऐसा नहीं कि यूपी ऐसे ही रहा होगा। जब ये देश आजाद हुआ था 1947 में, भारत की जो पर कैपिटा इनकम थी, यूपी का उसमें शेयर ज्यादा था। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल मुद्दे को संसद में उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन रही है। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं, जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम किया, तो क्या गलत किया था? संभल में 46 साल बाद खोले गए मंदिर के पास अवैध मकान निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को दूसरा नोटिस जारी हुआ है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया होता है या विनियमितीकरण क्षेत्र होता है, उसकी एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो भी अवैध रूप से निर्माण होता है उनको नोटिस जारी करना। इसी के तहत अनेक लोगों को नोटिस जारी किया गया, उसी के अंतर्गत यह भी नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में होता है, एक तो अर्थदंड होता है और अर्थदंड भरना होता है। इस नोटिस पर जियाउर रहमान बर्क के पिता का कहना है कि जिस मकान का उन्हें नोटिस मिला है, वो मकान उनके नाम नहीं है, बल्कि उनके दिवंगत पिता शफीकुर रहमान बर्क के नाम है। सरकार हम पर प्रेशर बनाना चाहती है, लेकिन हम खौफजदा नहीं है। नोटिस में उनके मुताबिक, मुझे तो पता नहीं है, उनके मुताबिक ये है कि तो आपने
बगैर इजाज़त के बनाया है, ये है वो है कार्रवाई। अभी हम जवाब देंगे। ये तो हाँ, ये तो वैसे प्रेशर बनाने के लिए बिलावजी के एक खौफजदा करने के, हम इससे खौफजदा नहीं है। संभल में शनिवार को मंदिर मिलने के बाद से शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई है। मंदिर में लोगों ने पूजा पाठ किया और रुद्राभिषेक भी किया। वहीं पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन ने मंदिर पर हुए अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिक्रमा के लिए आसपास का स्ट्रक्चर तोड़ा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अब लोकसभा में कल पेश नहीं होगा। पहले ये लिस्ट में था, लेकिन अब नहीं है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं एक देश एक चुनाव वाले बिल पर जहां विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, तो वहीं मायावती ने इसका समर्थन करके सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट देखिए। एक देश एक चुनाव की बीते कुछ दिनों से खूब चर्चा है। इससे जुड़े 2 विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने वाले थे। अब बताया जा रहा है कि दोनों विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश नहीं किए जाएंगे। पहले ये बिजनेस लिस्ट में था, लेकिन अब संशोधित सूची में नहीं है। लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए, हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये एक दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अब ये जो चुनाव है, वन नेशन वन चुनाव, वन इलेक्शन, सारा साल ही इलेक्शन होते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए, पहले लोकसभा का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर महाराष्ट्र का हुआ, अब दिल्ली का हो रहा है। देश कुछ और सोच ही नहीं पाता। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े 2 विधेयक को लेकर विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार को घेरा है। देखिए, ये केंद्र सरकार, भाजपा सरकार तो लगातार चाह रही है ये हो। इससे जो रीजनल पार्टियां हैं उनको बहुत नुकसान है। जिस तरह से ये लोग फिर रीजनल पार्टियों को ख़त्म करके चाह रहे हैं कि देश में सिर्फ 1 या 2 पार्टी ही रहे, एक तरह का मैं तो इसको षड्यंत्र ही कहूँगी। देखिए, उसके लंबे, अब इस पर बड़ा लंबा बहस की जरूरत है, पर उस पर वो ये संभव ही नहीं है, ना हो पाएगा। अब वैसे तो भाजपा कुछ चीज असंभव को संभव बना देती है, लेकिन हो सकता है, लेकिन ये कैसे संभव होगा? मान लीजिए ये कानून पास ही हो जाए, लागू हो जाए, तो कहीं अगर कोई दिक्कत हुई राष्ट्र शासन लगाने की, तो उसमें एक साथ से ज्यादा संवैधानिक व्यवस्था इससे ज्यादा नहीं चला सकते। प्राइम मिनिस्टर पूरा पावर अपने हाथ में लेने का कोशिश कर रहे हैं। हम जैसे हो खुल के इसको विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बड़ी रिपोर्ट है, उन्होंने अभी इसे पढ़ा नहीं है। केंद्र सरकार के पास अच्छा मौका है, राज्यों और केंद्र की सरकार को भंग कर दोबारा चुनाव करवा लें। अगर इतना ही जल्दी है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो ये समय, इससे अच्छा क्या समय मिलेगा कि जब हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो आज ही अपनी भी सरकार और पूरे देश की सरकारें भंग कर दें, दोबारा चुनाव करा दें, अगर इतनी जल्दी है तो। और फिर हमने हाल तो वही देखा है ना, नारी बंधन, जो एक महिलाओं को सम्मान के लिए नारी बंधन, क्या आरक्षण हो गया महिलाओं का? और याद कीजिए कब फैसला लिया था सरकार ने। इसलिए आप उनके जुमले में मत उलझिए, वो आपको हमको उलझाना चाहते हैं। ये खोदने वाले लोग हैं और हम सब लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है और विपक्ष के ऐतराज को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इतने सालों तक एक साथ चुनाव होते रहे, तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं था? नहीं, देखिए, उनको सोचना चाहिए कि आजादी के बाद एक साथ चुनाव हुए, कई दौर के चुनाव हुए, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। संविधान के 75 साल पूरे होने पर संसद में हो रही चर्चा को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मायावती ने एक देश एक चुनाव वाले बिल का स्वागत किया है। हमारी पार्टी एक देश एक चुनाव को लेकर
वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 1-2 दिनों में लाए जाने वाले इस विधेयक का भी स्वागत करेगी। वैसे भी हमारी पार्टी गरीब व मजलूमों की ही पार्टी है और हमारी इस पार्टी के संगठन व चुनाव आदि भी इन्हीं के ही बलबूते पर चलाए जाते हैं व लड़े जाते हैं। बीजेपी का दावा है 1 नेशन 1 इलेक्शन देश हित में है। इससे खर्चों में कटौती होगी और पैसों की बचत होगी। 1967 तक देखें तो देश में एक देश एक चुनाव ही हो रहा था और उस समय संघीय संरचना पर कोई आंच नहीं आई थी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। छोटे सत्र के दौरान जोरदार हंगामे के भी आसार हैं। वहीं इसी सत्र में 17 दिसंबर को करीब 16,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश हो सकता है। महाकुंभ पर केंद्रित अनुपूरक बजट का आकार करीब 16,000 करोड़ रुपए के बीच होने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र में अनुपूरक बजट पेश होगा। आज सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सीएम योगी समेत विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता शामिल हुए। शाम को लोक भवन में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक हुई जिसमें सीएम योगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहे। योगी सरकार 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश करेगी। दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश होगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद पास कराया जाएगा। अनुपूरक बजट का आकार 16,000 करोड़ का हो सकता है। अनुपूरक बजट में योगी सरकार महाकुंभ समेत बाकी योजनाओं के लिए भी बजट की व्यवस्था करेगी। शीतकालीन सत्र है, ये कल से प्रारंभ होगा। इसमें द्वितीय अनुपूरक भी आएगा और भी विधायी कार्य जो प्रस्तावित हैं वो होंगे। जो अध्यादेश आए हैं उनका रिप्लेसमेंट बिल भी आएगा। सरकार तैयार है पूरी तरीके से। बिल्कुल। यूपी विधानसभा और विधान परिषद में शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने भी तमाम सियासी मुद्दे उठाने के लिए कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सदन में सभी मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। जिस तरीके से सरकार ने कानून व्यवस्था का संकट पैदा कर दिया और पुलिस ही यहाँ की सबसे बड़ी अपराधी बन गई है। मुख्यमंत्री को पुलिस के अलावा किसी पे भरोसा नहीं है। लगातार सरकार की नाक के नीचे किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों सब पे लाठी चल रही है। सबकी जो मांग है, सबकी जो परेशानियां हैं, उनको लाठी मार के किनारे किया जा रहा है और प्रदेश को एक धार्मिक उन्माद के रास्ते पे ले जाने का और धार्मिक उन्माद में झोंक के अपनी नाकामियों को छुपाने की जो राजनीति हो रही है वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा और प्रमुख मुद्दा रहेगा। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस ने भी 18 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी कांग्रेस ने जनता से जुड़े महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों के खिलाफ योगी सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। 18 तारीख को जबरदस्त घेराव करने जा रहे विधानसभा का, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा, प्रदेश के कोने कोने से लोग, बलिया से लेकर गाजियाबाद तक और इस तरफ बहराइच बॉर्डर से लेके नेपाल के और झांसी मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक, हर कोने के, हर जिले के, हर ब्लॉक, हर तहसील का कांग्रेस का कार्यकर्ता 18 तारीख को इनकी जनप्रतिनिधि नीतियों के खिलाफ सड़कों तक संघर्ष करेगा, लड़ेगा और हम सरकार को निश्चित और सबकी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसे सरकार पारित कराएगी। इसके बाद विधायी कार्य भी होंगे। वहीं 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को विधायी कार्य होंगे। 20 दिसंबर को सदन आधे दिन ही संचालित होगा। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के जरिए संभल हिंसा पर विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ साथ जनता के मुद्दे को भी सदन में उठाएंगे। इलेक्शन एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, उपचुनाव हो जा रहे हैं, यह तो चल ही रहा है। इससे समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जिससे मिलने वाला है समाज को, उस पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि समान शिक्षा प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम की व्यवस्था पूरे देश में
लागू क्यों नहीं आज तक हुई। समाजवादी पार्टी के लिए ये दूसरा सत्र है जब अखिलेश यादव विधानसभा में मौजूद नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी ओर बीते सत्रों के दौरान जातिगत जनगणना की मांग का मुद्दा इस बार भी विधानसभा में उठाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।